सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम करेंगे पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो ये बताओ, आज हम करने जा रहे हैं, हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका पहला सवाल हम करने जा रहे हैं जो कि स्प्रिंग 2010 में टेस्ट हुआ। व्हाट इज एन एग्रीमेंट, व्हेन इज एन एग्रीमेंट कंसीडर्ड टू बी वॉइड, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अंडर व्हिच द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विल बी कंसीडर इलीगल। सर ये हो जाएगा सवाल, हो जाएगा सवाल। ये 5 नंबर का सवाल आया था ये। Murad offered his car to Sanam for rupees 4 lakh. Sanam accepted the offer and enclosed a pay order of rupees 1.5 lakh with a promise to pay the balance in monthly installment of rupees 62,500. Under the provision of the Contract Act, explain whether it is a valid contract. बताओ ये valid contract है? मुराद ने बोला कि यार मैं आपको सनम को बोला कि मैं तुम तुम्हें कार सेल करना चाहता हूँ 4 लाख रुपए में। सनम ने कार एक्सेप्ट कर दी और 1.5 लाख रुपए जो है ना वो उसने इनक्लोज करके पे ऑर्डर सेंड भी कर दिया और बोला कि बाकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है ना वो तुम्हें मैं 62,500 में दे दूंगी। बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस होती है, बिल्कुल जब एक्सेप्टेंस होती है तो अनकंडीशनली आपने एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पे सनम ने खुद से एक कंडीशन बता के एक्सेप्ट की, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट entered into by Masoom and Mubarak. Masoom had offered to deliver 300 Rolex watches to Sir Mubarak on 1st March 2015. Under the provisions of Contract Act 1872, advised Masoom about the condition which must be satisfied for consulting a valid offer of performance. सर ये ऑफर के एसेंशियल पूछ रहा है आपसे, आप वो बता दें, सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है। What are the essential requisites of a valid offer of performance? What is the effect of refusal by promisee to accept tender of goods and money from the promiser? What are the essential requisites of valid offer of performance? सवाल समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? What is the effect of refusal by the promisee to accept tender of goods and money from the promiser? ये बताओ promisee कौन होता है, promiser कौन होता है? ये भी बता चुका हूं मैं आपको। सवाल समझ में आ रहा है सर ये? हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रोपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड? सर कब समझा जाएगा कि प्रोपोजल रिवोक किया जाए? आप सर ये आपसे जो मैंने आपको कल की क्लास में लास्ट क्लास में समझाया था कि ऑफर कब लेफ्ट हो जाती है, ये उसकी बात हो रही है सर। ऑफर कब लेफ्ट हो जाती है ये उसकी बात हो रही है। व्हाट इज द लिमिट आफ्टर व्हिच अ प्रोपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड? कब प्रोपोजल रिवोक नहीं हो सकता? ये वो है सर जब एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर दे, बाय ओरल अगर कर दिया और ऑफरर को कम्युनिकेशन हो गई, उसके दिमाग में नॉलेज में बात आ गई, तो वो रिवोक नहीं कर सकता। अगर रिटन है, जब भी रिटन और फेस टू फेस है, ओरल मतलब फेस टू फेस बैठे या टेलीफोन पे मतलब दोनों में ओरल है, तो सामने कम्युनिकेट हो गई तो बात खत्म हो गई। पर अगर प्रोपोजल है मतलब सर मैं जो है ना जो एक्सेप्टर है वो आपको लेटर जो है वो कोरियर कर रहा है, जैसे उसने सेंड कर दिया भले पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, उसके बाद वो रिवोक नहीं कर सकता। डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंसीडर वैलिड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पूछ रहा है और एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पूछ रहा है, तो सर ये भी सवाल हो जाना चाहिए। आ जाए सर। अब हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है सर? वर्ड कॉम्पिटेंट का मकसद है ये कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है या कौन सी सर मैं जो है ना एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है उसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती हैं? कॉम्पिटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर लॉ ने बोला कि 3 बंदे इनकॉम्पिटेंट है। लॉ ने इसकी नेगेटिव तरीके से डेफिनेशन बताई, सीधे तरीके से नहीं बताया कि यार ये बंदे कॉम्पिटेंट है। सीधे तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में डेफिनेशन नहीं बताई कि ये कॉम्पिटेंट होने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लॉ ने ये चीजें नहीं बताई। लॉ ने बोला कि यार ये
तीन ये चीजें ना हो, जिसके अंदर ये चीजें होंगी वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, जिसके अंदर ये बातें होंगी वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, जिसके अंदर ये बातें नहीं है वो कॉम्पिटेंट है, जिसके अंदर ये बातें नहीं है वो कॉम्पिटेंट है। लॉ ने इस तरीके से बताया, सीधे तरीके से नहीं बताया कि यार जैसे कि हम बोलते हैं कि यार एक जॉब की ऑफर आ गई, अगर एक बंदे ने सीए किया हुआ है, एसीसीए किया हुआ है, सर आर्टिकलशिप बिग फोर से की हुई है, तो वो उसके अंदर अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है। ये पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। नेगेटिव इस तरीके से होती है कि यार अगर मैं बोलूं कि अगर किसी बंदे ने ये चीज की हुई है तो वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, जिस बंदे ने ये डिग्री नहीं की हुई वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से लॉ ने बोला वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, जो कि माइनर हो, वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो कि माइनर हो। जो कि माइनर, सर माइनर कौन होता है? सर माइनर वो होता है जो 18 साल से कम हो। लॉ ने बोला हर वो लड़का, हर वो बंदा जिसकी एज 18 साल से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लॉ वो सर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉ ने बोला हर वो बंदा जो अनसाउंड माइंड है, ठीक है। लॉ लॉ ने बोला हर वो बंदा जो कि ऑन साउंड माइंड है, सर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो साउंड माइंड है। सर फिर कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो माइनर नहीं है। जो अगर मैं सीधी डेफिनेशन बनाऊं तो इस तरीके से बनेगी, जो सर माइनर नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो मेजर है, माइनर नहीं होगा कौन होगा? मेजर होगा, सर तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सर जो साउंड माइंड नहीं है, जो साउंड माइंड है, जो साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर अनसाउंड माइंड मतलब सर जो जो सर पागल हो, ठीक है ना, जिसके दिमागी तवाज़ुन सही नहीं हो, जो सर फिलहाल शराब पी के बैठा हुआ है, नशे में है, तो नशे की हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो कि सर पागल हो चुका है, तो सर जब वो जिस वक्त पागल है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, फिर भले 18 साल से ज्यादा हो। जिस वक्त उसने शराब पी के रखी हुई है सर, वो उस वक्त नशे में होगा, अपने सही सेंसेस में नहीं होगा, उस वक्त वो सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक बंदा जो अपने फुल सेंसेस में नहीं है, फुल होश में नहीं है, उसको सर अनसाउंड माइंड बोला जाता है, ठीक है। सर जिसको तीसरी बात, पहली बात तो क्या थी? जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तीसरा कौन? सर जिसको लॉ ने मना नहीं किया हो, जिसको लॉ ने मना कर दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर ये कौन लोग हो गए जिसको लॉ ने मना कर दिया होगा? सर वो बता रहा हूँ कौन से लोग हो गए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लॉ मना कर देता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है कि यार तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस बंदे को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिस बंदे को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने से, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लॉ ने जिस बंदे को मना कर दिया, जैसे कि सर, जैसे कि डिस्क्वालीफाई कौन होगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है। पाकिस्तान इंडिया के अच्छे हालात हैं, अच्छे हालात है, सब कुछ सही है सर, बड़े अच्छे हालात हैं, ठीक है ना। उसके सर आपने क्या किया? इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इंडिया से ना आपने छालिया का ऑर्डर दे दिया कि यार मुझे ना 100 किलो छालिया चाहिए, ठीक है ना। अब हुआ क्या? अभी कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया सब कुछ, उन्होंने पूछा आपको कब डिलीवर करनी है? आज क्या तारीख है? 1 दिसंबर। उन्होंने बोला कि आपको कब डिलीवर करनी है? आपने बोला 15 दिसंबर को मुझे डिलीवर कर देना 100 किलो छालिया, और मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 10,000 रुपए दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों ने डन कर दिया। सर कब कब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था? सर 15 दिसंबर को। सर आज क्या तारीख है? 1 दिसंबर। सर अचानक से पाकिस्तान और इंडिया में हो गई जंग। तो सर जब जंग हो जाती है तो सर जिस मुल्क के साथ जंग हो गई, सर उसके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो सर जब एक कंट्री के साथ हमारी जंग चल रही है तो सर उस कंट्री में उस बोला जाता है एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज, जिस कंट्री के साथ आपकी जंग चल रही है, ठीक है, उसकी कोई भी पार्टी होगी, अगर उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर सकते। क्यों सर नहीं कर सकता? क्योंकि सर दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर ये वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, वो नहीं कर सकती, उनको बोला जाता है एलियन एनिमीज, ठीक है ना। उसी तरीके से सर कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको लॉ ने मना किया हुआ होता है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि
फॉरेन फॉरेन एम्बेसडर, अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर आपके कंट्री में आके रहा है तो सर आप उसके साथ, जैसे अमेरिकन एम्बेसडर आपके पास कंट्री में, अमेरिकन का एम्बेसडर आके आपके पास आया है तो सर उसके पास, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर जो इंसॉल्वेंट है, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो चुका है, जिस पे पहले ही इतने कर्जे हैं कि इंसॉल्वेंसी का उस पे सर वो पे नहीं कर पा रहा है, इंसॉल्वेंसी का कोर्ट ने उस पे थप्पा लगा दिया है, कोर्ट ने उसको बैंकरप्ट सर, बैंक का कर्जा लेके खा गया, वो पैसे नहीं दे पा रहा। तो सर जब वो पैसे ही नहीं दे पा रहा तो आप उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? इसका मतलब आप अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो आपको भी पैसे नहीं दे पाएगा, अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस आप इंसॉल्वेंट बंदे के साथ, बैंकरप्ट बंदे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है सर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि माइनर कौन होता है। सर माइनर वो होता है जो सर जिसने एक एज लॉ ने डिफाइन की है, दो तरीके की एज है सर। अगर वो उस एक एज पर्टिकुलर एज से सर वो बिलो है तो सर वो माइनर है। एक पर्टिकुलर एज वो पूरी कर लेता है सर, वो मेजर बन जाता है। लॉ ने बोला मेरे नजदीक वो माइनर है, दो बंदे मेरे नजदीक माइनर है। एक बंदा जिसकी एज 18 साल नहीं है वो माइनर है, जैसे 18 साल का हो गया वो मेजर बन गया। एक बंदा जो कि शुरू में बचपन से छोटा था, 18 साल से कम था, ठीक है, और उसको लेट सपोज के कोई पेरेंट वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए लॉ ने अपने हिसाब से सर एक गार्डियन सर अपॉइंट किया जो कि उसको संभालेगा, एक गार्डियन के एक्ट के हिसाब से। जैसे कि सर ये अनाथ आश्रम होते हैं ना, इसके हिसाब से एक गार्डियन उनको अपॉइंट किया, जैसे जो उनको वो संभाले, ठीक है ना, जो उनको सर वो कंट्रोल करे, जो उनको सर आगे जिंदगी में बड़ा करे, पाले पोसे। तो सर उस केस में उस एक्ट के हिसाब से वो तब मेजर बनेगा जब वो 21 साल का होगा। जब तक वो एक बंदा, एक माइनर, एक बच्चा वो है सर जिसका कोई गार्डियन नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स है, ठीक है ना। एक बच्चा वो है जिसके पेरेंट्स नहीं है, कोई और उसको पाल पोस रहा है, कोई कोई गार्डियन है जो कि लॉ ने अपॉइंट किया हुआ है, जो कि गार्डियन है, जो कि उसको संभाल रहे हैं। तो जो गार्डियन वाला बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है या है भी तो वो उसको संभाल नहीं रहे, लॉ ने किसी सर जैसे अनाथ आश्रम होते हैं सर, उनमें उनको रखा हुआ है और वहां पे वो उनको संभाल रहे हैं सर, बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। तो सर उस केस में वो जो गार्डियन वाला बच्चा होगा सर, वो कब मेजर होगा? जब जैसे वो 21 साल का हो जाएगा। लेकिन जिसको माँ बाप पाल रहे हो, जिसका कोई गार्डियन वाला नहीं हो, ठीक है ना, जिसको कोई लॉ ने अपॉइंट नहीं किया हुआ गार्डियन, तो सर वो कब मेजर होगा सर? वो 18 साल में मेजर हो जाएगा। सर अब बात ये है, जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत रहती है, एग्रीमेंट की क्या हैसियत रहती है जब माइनर एग्रीमेंट करता है? सर माइनर पहली बार जब एग्रीमेंट करता है तो सर वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। वॉइड मतलब वो एग्रीमेंट सर इन्फोर्स नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट है ही गलत, ठीक है, वो एग्रीमेंट है ही नहीं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, माइनर एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। सर पर अगर एक बंदा है वो दिखने में बड़ा लग रहा है पर उसकी एज है 17 साल, वो एक लड़का है जो दिखने में बड़ा लग रहा है, ऐसे होते हैं ना सेहतमंद लड़के जो खाते पीते घराने के हैं सर, लगते हैं सर वो 19 20 साल 21 साल 22 साल के लगते हैं, पर होते वो 17 साल के हैं, काफी हट्टा कट्टा सा सा लड़का। तो सर अब वो आपको ना वो सामने झूठ बोल रहा है कि यार मैं ना 22 साल का हूँ, मुझसे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो। रियल सेंस में वो कितने सालों का है? 17 साल का। सर फिर के अब तो सर वो फ्रॉड करके मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या सर वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा? नहीं सर, आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो। सर अगर मैंने गलती से उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कल को उसने मुझे धोखा दे दिया तो क्या मैं उसको उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ? उसको मैं सू कर सकता हूँ? नहीं सर, आप उसको सू नहीं कर सकते। क्या वो आपको सू कर सकता है? बिल्कुल सर, वो आपको सू कर सकता है, क्योंकि आपकी गलती है, आपने उससे क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक माइनर आपसे झूठ बोल रहा है कि मैं मेजर हूं, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, फ्रॉड कर रहा है, ठीक है ना, तो सर फिर क्या उस पर मैं केस कर सकता हूँ? नहीं, आप उससे केस नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सर एक बंदा है, एक माइनर है
सर एक माइनर 17 साल का था, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और वो 18 साल का हो गया, तो सर अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? नहीं सर, जब भी वो वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है ना सर, वो का क्या वो वैलिड हो जाएगा? नहीं सर, तब भी वैलिड नहीं हो सकता, तब भी उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते आगे चल के। ठीक है सर, अगर दो बंदे हैं, लेट सपोज दो बंदे हैं, मिस्टर ए एंड बी, मिस्टर ए एंड बी दो बंदे हैं, ए माइनर है, बी मेजर है। ए है 17 साल का, 16 साल का, बी जो है सर वो है 20 साल का। इन दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी के साथ। ए और बी ने ज्वाइंटली मिलके, ज्वाइंटली साथ होके सर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसके साथ? सी के साथ। सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए जो है वो माइनर है, 16 साल का है, बी सर मेजर है, 20 साल का है, और जो सी है वो 30 साल का है। तो ये बताओ, अगर ए और बी ने सर अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो सी किसके खिलाफ केस कर सकता है? सी किसके खिलाफ केस कर सकता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है सर, ए और बी मेजर के खिलाफ, बिल्कुल मेजर के खिलाफ कह सकता है, ए के खिलाफ केस नहीं कर सकता। सर तो पार्टनरशिप में भी गार्डियन वाले बच्चे की मेजॉरिटी 21 से शुरू होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, माइनर की डेफिनेशन बता दी ना, मेजर होने के लिए क्या करना जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है, अब सर आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात आप लोगों को आ रही होगी, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये तो हम पढ़ के आए हैं पार्टनरशिप के अंदर। माइनर को एडमिट तो किया जा सकता है पार्टनरशिप के अंदर, पर वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के अंदर, पर वो पार्टनर जब तक नहीं बन सकता जब तक वो मेजॉरिटी अटेंड ना कर ले, मेजॉरिटी अटेंड ना कर ले। ये बात तो समझ में आ रही होगी। सर इस बात को छोड़ देंगे हम, इस बात को छोड़ देंगे हम, इस बात को हम छोड़ देंगे, इस बात को स्टार लगा देंगे। सर ये कब पढ़ेंगे? सर ये जब एजेंट और प्रिंसिपल वाला, हम एजेंसी वाला जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये कर लेंगे। सर क्या माइनर को हम इंसॉल्वेंट कहला सकते हैं? नहीं सर, माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं कहला सकते। इंसॉल्वेंट तो वो होगा जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया हो, जिसने पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हो। सर ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 3 दिन के बाद सर सूद समेत 11 लाख रुपए करके दे दूंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपका प्रॉमिस क्या है? सर जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, मैंने आपको ऑफर दी 10 लाख रुपए दे दो, 10% के साथ 1 महीने के बाद दे दूंगा, ये मैंने ऑफर दी। आपकी कंसीडरेशन क्या है? आपको 10% ज्यादा होके मिलेंगे। आपने अगर एक्सेप्ट किया तो सर आपकी प्रॉमिस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे। मेरा परफॉर्मेंस क्या है, मेरा प्रॉमिस क्या है? मैं आपको 1 महीने के बाद 1 लाख प्लस 10% जो उस पर सूद लगेगा, मैं वो आपको दे दूंगा। ठीक है ना? तो सर अगर मैंने आपको नहीं दिए पैसे, मैं आपके खा गया, तो सर, या मैंने बहुत सारे बंदों के पैसे खा गया, तो सर आप सब लोग जाके केस करेंगे मुझ पे, तो मैं हो जाऊंगा बैंकरप्ट, मैं हो जाऊंगा इंसॉल्वेंट, मतलब बहुत सारे लोगों के कर्जे खा गया मैं। तो सर इसके लिए भी, इंसॉल्वेंसी होने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या एक माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं सर, माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो इंसॉल्वेंट होने तो दूर की बात है। ठीक है ना? तो सर इंसॉल्वेंट होना तो दूर की बात है। क्यों? सर क्योंकि इंसॉल्वेंट होने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट करोगे जब ही तो आप लोगों के पैसे खा जाओगे ना। जब पैसे खा जाओगे उसी के बाद ही केस होगा, उसी के बाद ही केस होके उसी के बाद ही इन्फोर्सिबल होगा लॉ में। इन्फोर्सिबल होना मतलब आपको कोर्ट में पकड़ के लेके जा सकता हूं मैं। तो सर इंसॉल्वेंट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। तो माइनर तो है ही इनकॉम्पिटेंट, माइनर तो है ही इनकॉम्पिटेंट। तो सर माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सर माइनर का केस कर सकता है? नहीं सर, माइनर केस नहीं कर सकता। सर माइनर पे क्या केस हो सकता है? नहीं सर, माइनर पे कभी भी केस नहीं हो सकता। माइनर खुद कर सकता है, बिल्कुल माइनर कर सकता है, माइनर पे हो नहीं सकता, माइनर पे हो नहीं सकता, माइनर पे कोई भी केस नहीं कर सकता। ठीक है सर, माइनर पे कभी भी केस नहीं हो सकता। सर अच्छा एक बात, अगर एक गार्डियन ने अगर एक गार्डियन ने या माइनर को संभाला, माइनर को संभाला,
माइनर को पाला पोसा बड़ा किया, माइनर पे कोई भी खर्चा किया, माइनर पे एजुकेशन पे खर्चे किए, या उसको कोई भी खर्चा किया, तो सर वो अपने पैसे कहाँ से रिम्बर्स कर सकता है? जो भी उसने पैसे उस पे खर्च किए, पढ़ाई पे, स्कूल की फी सर उसकी सबमिट करवाई, जितने भी सर काम किए और जितने भी पैसे लगाए सर, वो गार्डियन कहाँ से रिम्बर्स कर सकता है? सर वो माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसके अंदर से वो पैसे रिम्बर्स कर सकता है, जो भी उसने माइनर के ऊपर खर्च किए। सर अगर माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन माइनर के बिहाफ पे अगर उसके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो फिर क्या तब माइनर पे केस हो सकता है? बिल्कुल, तब माइनर पे केस हो सकता है सर, अगर माइनर के बिहाफ पे माइनर के पेरेंट्स, माइनर के कहने पे माइनर के पेरेंट्स अगर सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब माइनर पे केस हो सकता है। वैसे नॉर्मल सरकमटेंसेस में माइनर पे केस नहीं हो सकता, माइनर बाकियों पे केस कर सकता है। ठीक है, तो सर ये माइनर की सर हमने सारी बातें पढ़ ली। आप यहां से लेके ये पूरा सर रीड करेंगे। सर आप ये भी पूरा रीड करेंगे, फिर मुझे बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से रीड करें तो इस चैप्टर को खत्म करें। सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यार अनसाउंड साउंड माइंड कौन होता है? सर साउंड माइंड वो होता है, जैसे कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका सर, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वक्त सही पोजीशन में हो, उसके दिमाग की तवाज़ुन बिल्कुल सही हो, और वो समझ रहा हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने वक्त समझ रहा हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे नुकसान में है या मेरे फायदे में। एक बंदा जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने फुल सेंसेस में है, उसको समझ में आ रही है बात कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट जो ये कर रहा हूँ वो मेरे फायदे में है या नुकसान में। जब ये तीनों चीजें होंगी तो एक बंदे को साउंड माइंड बोला जाएगा। सर एक बंदा अनसाउंड माइंड कब होता है? सर एक बंदा अनसाउंड माइंड जब होता है सर, जब वो सर अपने फायदे के लिए फैसला नहीं कर पा रहा हो। सर वो जब इडियट हो। सर इडियट का क्या मकसद होता है? स्पेसिफिक पर्सन बोलो इडियट। सर जो बाय बर्थ ही दिमागी तवाज़ुन जिसका सही नहीं हो, जो पैदा होते ही सर बेचारे का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं हो, ठीक है ना सर, जो नेचुरली दिमागी तवाज़ुन जिसका सही नहीं हो। सर ल्यूनेटिक कौन होते हैं? सर ल्यूनेटिक भी साउंड माइंड नहीं होते। सर ल्यूनेटिक वो होते हैं सर जो पागल हो जाते हैं, ठीक है ना, जो पहले सही होते हैं, जो सर नेचुरली पहले सर सही होते हैं, जैसे पैदा होते हैं बाय बर्थ वो सही होते हैं, आगे चल के जिंदगी में डिप्रेशन की वजह से सर, दूसरे कामों की वजह से सर वो पागल हो जाते हैं। सर उनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं हो पाता है। सर जैसे जो गिद्धू वगैरह में लोग एडमिट है ना, पागलों वाले हॉस्पिटल में, सर वो जो है सर पहले सही थे, अब जो है उनकी जिंदगी में वो पागल हो गए, तो सर उनको ल्यूनेटिक बोला जाता है। तो अब वो मतलब अपने फायदे के लिए फैसला नहीं कर पाएंगे, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सर ड्रंकिन पर्सन कौन होते हैं? सर जो शराब पीते हैं। सर जो शराब पीते हैं तो उनके साथ 24 घंटे में नहीं हो सकता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, जिस वक्त उसने शराब पी है, जब वो नशे में है, जब वो करंट सिचुएशन में नशे में होगा, जैसे अभी इसने शराब पी, अभी वो 3-4 घंटे नशे में होगा, फिर सो के उठेगा, फिर सही हो जाएगा। जैसे सो के उठेगा, अब वो नशे में नहीं होगा तो वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो साउंड माइंड होगा, अपने फायदे के लिए सोच सकेगा। लेकिन जिस वक्त वो नशे में, जिस वक्त उसने शराब पी रखी है या कोई भी चर्च पी के रखा हुआ है, सर इन डेड केस वो जो है सर, वो नशे की हालत में वो अपने लिए फायदे की बात नहीं कर सकता, तो वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, तो सर ये हमने साउंड माइंड की डिटेल्स पढ़ी। अब साउंड माइंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट की क्या इफेक्ट है, जो कि अभी माइनर के लिए मैंने पढ़ा, वही अनसाउंड माइंड से अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या इफेक्ट्स हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, जो कि पोजीशन से वो जो है ना वो हम मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, जो मैंने ये लो हाईलाइट किया उसके बता दो, उसके बाद बता दो तो आगे बढ़े। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं तो इनको रीड कर लें जल्दी से, तो फिर बताओ तो आगे बढ़ सकूं मैं। जल्दी से रीड कर लो, 5 मिनट दे रहा हूँ। चले सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जो जैसे हमने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पोजीशन क्या होती है माइनर की, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पोजीशन क्या होती है अनसाउंड माइंड की। याद रखो, अनसाउंड माइंड 3 तरीके के होते हैं।
ल्यूनेटिक वो बंदा होता है जो कि शुरू में सही होता है, बाद में आके जिंदगी में बाय बर्थ वो सही था, जिंदगी में बाद में आके 25-26 साल 30 साल के बाद 40 साल की उम्र के बाद वो सर पागल हो गया, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। तो जब तक वो ठीक था, जब तक वो ठीक था उस हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, क्योंकि उस वक्त वो साउंड माइंड था। जैसे वो ल्यूनेटिक हो गया, पागल हो गया, अब वो अनसाउंड माइंड है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसी तरीके से सर जो बंदे बाय बर्थ, जो बंदे बाय बर्थ इडियट है, इडियट मतलब जो बाय बर्थ ही सर वो जिनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो सर उनसे तो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है। लुनेटिक के साथ जब तक वो साउंड माइंड था, जब तक वो ठीक था, ठीक है ना, बाय बर्थ तो वो पागल नहीं होते ना, तो सर उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक वो साउंड माइंड थे। सर जब वो पागल हो गए उसके बाद आप उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है, अब वो अपने फायदे के लिए फैसला नहीं कर सकते सर। लेकिन जो इडियट है वो बाय बर्थ ही सर वो पागल है, तो सर उसके दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो सर वो अपने फायदे के फैसले नहीं कर सकता, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है सर। लेकिन एक बंदा सर जिसने पी के रखी हुई है, जिसने पी के रखी हुई है, क्या उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? जिस वक्त उसने पी के रखी हुई है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिस वक्त उसने पी के रखी हुई है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या सर एक अनसाउंड माइंड बंदे पे मैं केस कर सकता हूं? नहीं सर, एक अनसाउंड माइंड बंदे पे आप केस नहीं कर सकते। क्या वो आप पे केस कर सकता है? अपने बेनिफिट्स पे के लिए, अपने फायदे के लिए वो आप पे केस कर सकता है, ठीक है ना सर। एक बंदा अनसाउंड माइंड था, पागल था, या बीमार हो गया था, दिमागी बुखार हो गया था, उसको दिमागी बुखार हो गया था कुछ वक्त के लिए, और उस बंदे को किसी ने संभाला, उस बंदे को जब वो सर जब उसने पी के रखी थी उसका सर उसको एक्सीडेंट हो गया, और सर उसको अस्पताल लेके गया, उसका इलाज वगैरह करवाया, उसको पट्टी बट्टी करवाई, ड्यूरिंग दैट केस अगर वो जो भी उसने खर्चा किया, जब एक बंदा अनसाउंड माइंड था, जब एक बंदा अनसाउंड माइंड था सर, उस वक्त एक अनसाउंड माइंड पे ऊपर किसी ने भी खर्चा किया, तो क्या वो उससे रिम्बर्स कर सकता है? बिल्कुल रिम्बर्स कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में से वो पैसे ले सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में से वो पैसे ले सकता है। ये जो केस होगा वो सर माइनर पे नहीं होगा, ये केस जो होगा ये वही गार्डियन वाली बात है, अगर गार्डियन ने कोई खर्चा किया, ठीक है ना, ये केस अनसाउंड माइंड वाले बंदे पे नहीं होगा, ये होगा उसकी प्रॉपर्टी पे, उस पे जायदाद पे, उसके पैसों में से कुछ पैसे ले सकता है जितने उसने खर्च किए। उसी तरीके से माइनर में भी था कि जो गार्डियन होगा अगर उसने कोई खर्चा वगैरह किया, ठीक है ना, ड्यूरिंग जब वो माइनर था, तो वो उस माइनर के खिलाफ केस नहीं कर रहा, वो उस गार्डियन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ पैसे ले सकता है, या तो केस करके ले ले या तो वैसे ले ले, ठीक है सर। एक बंदा दिन के 8 घंटे सही रहता है, बाकी जो घंटे होते हैं सर उसके अंदर वो, या सर वो 2 दिन सही रहता है और एक दिन अनसाउंड माइंड हो जाता है, या हफ्ते के अंदर कभी कभी 2 दिन अनसाउंड माइंड हो जाता है, 5 दिन साउंड माइंड होता है, तो सर वो कब कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? सर जिस वक्त वो साउंड साउंड माइंड है वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस वक्त वो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि नो प्रॉब्लम मूवी आपने देखी होगी, उसके अंदर सुष्मिता सेन जो होती है उसको दिमागी दौरा लग रहा होता है, तो दिमागी दौरे के वक्त सर वो जो अपने हस्बैंड को मार पीट रही होती है, ठीक है ना, जब उसको दिमागी दौरा लग रहा होता है सर वो तब अनसाउंड माइंड की होती है, तो जिस वक्त वो अनसाउंड माइंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन वो कंटिन्यूअस अनसाउंड माइंड तो नहीं है ना, जिस वक्त वो साउंड माइंड होती है, जिस वक्त अपने दिमागी तवाज़ुन में सही होती है सर, वो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बात समझ में आई? एक बंदा जो सर दिन में, या सर पर्टिकुलर महीने के कुछ डेज में, या वीक के कुछ डेज में, या दिन के कुछ घंटों में अगर वो अनसाउंड माइंड होता है तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब वो साउंड माइंड होता है तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी सर, ये यहां तक रीड करेंगे आप, ये यहां तक, यहां से लेके रीड करेंगे आप, ये पूरा रीड करेंगे आप, ये पूरा रीड करेंगे, उसके बाद सर ये भी पूरा रीड करेंगे, ये दोनों लाइंस, उसके बाद सर ये भी रीड करेंगे,
ये यहाँ तक रीड करें तो सर बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। चलें सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब सीन ये है कि एक बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड माइंड रहता है, और एक बंदा, दो केसेस बता रहा हूं, एक बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड साउंड माइंड रहता है, और एक बंदा ऑन द अदर हैंड, एक बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम अनसाउंड माइंड रहता है। जैसे कि दिन के 20 घंटे एक बंदा अगर साउंड माइंड रहता है और 4 घंटे अनसाउंड माइंड रहता है, तो वो एक अलग केस है कि यार ये मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड माइंड है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड माइंड है। एक बंदा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अनसाउंड माइंड रहता है, मतलब दिन के वो 16 घंटे या 20 घंटे या 18 घंटे या 13 घंटे, वो जो है ना सर 13 घंटे वो क्या करता है सर, साउंड अनसाउंड माइंड रहता है, और बाकी जो 11 घंटे हैं वो साउंड माइंड रहता है, तो उसको कहा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज्यादातर अनसाउंड माइंड होता है, ज्यादातर इसका दिमागी तवाजन वो सही नहीं होता। ठीक है ना सर। अब बात ये है, एक बंदा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड माइंड रहता है, ज्यादातर साउंड माइंड होता है, वो दिमागी तवाजन सही होता है, कभी कभी वो पागल हो जाता है, उसको दौरा पड़ जाता है। सर अब सीन ये, अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कल को वो कह रहा है कि यार नहीं 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 नहीं, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया भाई, जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया ना तब मेरा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था। एक बंदा जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड माइंड होता है, उसका दिमागी तवाज़ुन सही होता है। अब वो कह रहा है या कोई और कह रहा है कि नहीं 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 यार, मैंने जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया ना, जिस वक्त मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया ना, जिस वक्त मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल किया ना, उस वक्त ना, जिस वक्त मैंने एग्रीमेंट किया ना, प्रॉमिस किया, एक्सेप्टेंस की सर, उस वक्त ना मेरा दिमागी तवाज़ुन ना सही नहीं था। तो लॉ कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे शक कर रहा है, वो इस बात को प्रूव करे कि जब इसने बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया ये अनसाउंड माइंड का था। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक बंदा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सर साउंड माइंड रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड माइंड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, बिल्कुल सही होता है। कभी कभी दिन के 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे सर वो जो है ना उसको दौरा पड़ता है, अब साउंड माइंड हो जाता है। सर अब या तो वो खुद कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, अब वो आगे चल के या तो खुद कह रहा है, या तो उसका कोई भाई, या उसका सर कोई भी बंदा जो कह रहा है कि नहीं नहीं, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया ना तब ये जो है ना, ये जब या तो वो खुद कह रहा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया सर, या तो सर उसका भाई कह रहा है, या तो सामने वाली पार्टी कह रही है, जिसने भी कहा कि यार जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया ना ये अनसाउंड माइंड था, अब ये ना कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं हुआ था, अब क्या होगा, कोर्ट में जाएगी केस, अब कोर्ट में केस जाएगा, तो जज साहब कहेंगे, कोर्ट वाले कहेंगे कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे जो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, ये पार्टी इनकॉम्पिटेंट थी एट द टाइम ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे शक कर रहा है वो इस बात को प्रूव करे कि एट द टाइम व्हेन ही वाज डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, at the time when he was accepting the offer, sir, he was of unsound mind। बात समझ में आ रही है सर। अगर मैं दूसरी बात करूं, एक बंदा जो ज्यादातर अनसाउंड माइंड रहता है, एक बंदा जो कि दिन के 20 घंटे अनसाउंड माइंड रहता है, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होता, पागल होता है सर, दिन के कुछ घंटे वो साउंड माइंड होता है, ज्यादातर अनसाउंड माइंड होता है। तो सर अगर मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कल को सर वो कोई भी केस कर रहा है कि तुमने एक अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो मुझ पे आएगी बात कि मैं प्रूव करूं नहीं, जब मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तब ये सर साउंड माइंड था, ठीक है ना, तब ये साउंड माइंड था। जो बंदा कंफर्म करेगा कि यार जब मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ये साउंड माइंड था, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये किस हालत में कैसे साउंड माइंड था। दो अलग अलग बातें हैं। एक बंदा जो कि ज्यादातर साउंड माइंड होता है, ज्यादातर दिन के ज्यादा घंटे वो साउंड माइंड होता है, कुछ घंटे वो अनसाउंड माइंड होता है। तो अगर उस पे केस हो रहा है
कि अगर वो केस कर रहा है या कोई भी केस कर रहा है कि यार नहीं नहीं, जब जब सर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये अनसाउंड माइंड था, तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे केस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे केस कर रहा है, क्योंकि अनसाउंड माइंड था, मतलब ही वाज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज इनएलिजिबल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो सर अगर एक बंदा ज्यादातर अनसाउंड माइंड होता है तो उसके केस में जिसने वैलिडिटी पे शक किया उसको प्रूव करना है कि ये अनसाउंड माइंड था। अगर एक बंदा ज्यादातर अनसाउंड माइंड होता है और कुछ देर साउंड माइंड होता है, उस केस में वो प्रूव करेगा जो कंफर्म कर रहा था कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना तब ये साउंड माइंड में था, ठीक है। तो सर ये थोड़ी बात ट्रिकी थी, इस बात को यहां से लेके बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कोर्ट के अंदर कौन प्रूव करेगा, कोर्ट के अंदर किसको प्रूव करना पड़ेगा। तो सर इसको रीड करें तो आगे बढ़े, फिर चैप्टर को खत्म करें। सर अब बात यह है कि कौन से बंदे होते हैं जो कि लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड होते हैं। सर एलियन एनिमीज का मैंने बता दिया कि जो फॉरेन कंट्री के जो फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं, अगर उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब तक हमारे उनके साथ हमारे मुल्क के उनके साथ हालात सही है तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जिस वक्त उनके साथ हमने जंग का ऐलान कर दिया तो सर उसके बाद वो एलियन एनिमीज हो जाएंगे, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके साथ अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पोस्टपोन सर कब तक हो जाएगा? जब तक भाई वॉर खत्म नहीं हो जाती, जब तक मुल्क हमारे हुक्मरान उनके खिलाफ अमन डिक्लेयर नहीं कर लेते तब तक पोस्टपोन हो जाएगा, या सस्पेंड हो जाएगा, या सर वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जो बात जहां तक थी वो खत्म हो जाएगी। सर आप फॉरेन एम्बेसडर के साथ नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। सर फॉरेन एम्बेसडर कौन होते हैं? सर जैसे अमेरिकन का एम्बेसडर हमारी कंपनी में बैठा हुआ होगा, सर हमारे मुल्क के अंदर बैठा होगा, सर आप उनके साथ केस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर उनको एक प्रिविलेज, उनको एक फायदा मिला हुआ होता है कि अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो उनका जो केस होगा ना वो आपके कंट्री में नहीं हो सकता, आपके कंट्री के कोर्ट में नहीं हो सकता। उनका केस कहां पे लड़ा जाएगा? उनका केस उनके कंट्री के, उनके मुल्क की कोर्ट के अंदर लड़ा जाएगा। हाँ सर, क्यों? ये सर उनको एक फायदा होता है। हाँ, आप जब फॉरेन एम्बेसडर के साथ केस कर सकते हो, जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त खुद सबमिट करे कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त ये आपको लिख के दे दे कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी मैंने फ्रॉड किया, कोई भी मैंने अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो तुम अपने मुल्क की, तुम पाकिस्तान की कोर्ट में मुझे ले जा सकते हो और मुझे वहां पे तुम इन्फोर्सेबल कर सकते हो, सू कर सकते हो। इन दैट केस आप वो क्वालिफाइड है। लेकिन अगर ये लिख के नहीं दे रहा तो सर वो इनक्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से कन्विक्ट्स, सर जो लोग जेल में हैं या जिन पे ऑलरेडी एक केस चल रहा है, जो लोग जेल में हैं, सर जो लोग इम्प्रिजनमेंट में हैं, जो लोग पहले ही एक सजा काट रहे हैं, पनिशमेंट काट रहे हैं, सर उनके साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक वो अपनी सजा पूरी ना कर ले, ठीक है ना। सर उसके बाद जिनको कोई सजा मिली है ना, इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है सर जो इंसॉल्वेंट का मैं आपको बता चुका हूं। तो सर ये हिसाब किताब है, ठीक है ना। सर मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर मेमोरेंडम, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इजाजत है कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हैं तो सर वो आपके साथ कर सकती है, ठीक है। सर ये चैप्टर हमारा हो गया। आप यहां से लेके ये पूरा रीड करें, रीड यहां से करेंगे, याद मेरे नोट्स में से करेंगे। सर ये पूरा रीड करें, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कंसीडरेशन पढ़ेंगे, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।